चलो जल्दी बैठ जाओ। चलो इससे पहले क्लास में देख लो, भाग 14 पूरा कंप्लीट हो चुका है। भाग 14 के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा भाग 14 का। चलो ये भाग 14 का के अंतर्गत हम अनुच्छेद अगर देखें, कौन सा अनुच्छेद आपको पढ़ना है, तो इसके अंदर मात्र एक ही अनुच्छेद आता है और वो है अनुच्छेद नंबर 323 का। आ रहा बात समझ में? कौन सा अनुच्छेद आता है? 323 का। और ये जो 323 का जो अनुच्छेद है, यह किससे संबंधित है बोलेंगे, तो ये पूरा जो संबंधित है आपका न्यायाधिकरण के बारे में। इसके बारे में जल्दी बताओ। न्यायाधिकरण। चलो न्यायाधिकरण को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो। ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। तो ये जो भाग 14 का जो है, यह न्यायाधिकरण से संबंधित है। तो देखो ये नाम ही से स्पष्ट है, न्यायाधिकरण मतलब किसी चीज के न्याय के लिए अगर हम कोई चीज की स्थापना करते हैं तो उसको हम न्यायाधिकरण के बोलते हैं, ठीक है ना। तो न्यायाधिकरण के तहत या भाग 14 में, भाग 14 का के तहत या अनुच्छेद 223 का के तहत क्या चीज किया जाता है, तो होता क्या है इसमें ध्यान देंगे तो इसमें ये लिखा है विवादों का त्वरित निपटारा करने के लिए। अगर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका जल्दी से जल्दी मतलब त्वरित निपटारा करने के लिए किसका गठन किया जाता है, तो आप बता दोगे न्यायाधिकरण, या इंग्लिश में क्या बताएंगे, ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। तो ये बस, जब भी हम कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी मामले में तो उसका तुरंत निपटारा करने के लिए अनुच्छेद 323 का के तहत भारत में किसका गठन किया जाएगा, न्यायाधिकरण। उस चीज पर न्याय करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। समझ आ पा रहा है? जैसे का एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लेते हैं, अगर देश में कभी भी पर्यावरण को लेके, किसको लेके जल्दी बता दो, पर्यावरण को लेके अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें उसके लिए देश में पहले से ही एक ट्रिब्यूनल का गठन पहले से हो चुका है। समझ आ पा रहे हैं? ये न्यायाधिकरण का गठन पहले से किया गया है। और उस न्यायाधिकरण का नाम क्या है बोलेंगे तो आपको बताना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। आ रहा बात समझ में? क्या है जल्दी से बता दो। राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण, ये कभी कभी न्यायाधिकरण अगर नहीं बोलते हैं तो इसको लिखा जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से हम जानते हैं। आ रहा बात समझ में? इसी को बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। आ रहा बात समझ में? तो इस टाइप का मैं एग्जाम्पल भी बताया हूं। तो जब भी देश में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका त्वरित निपटारा, जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल जिसको हम बोलते हैं उसका गठन किया जाता है। जैसे देश में कभी भी किससे संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया जल्दी बता दो। पर्यावरण से संबंधित क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसका निपटारा करने के लिए देश में क्या है जल्दी बताओ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पहले से स्थापित है। ऐसे बहुत सारी चीज ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे प्राधिकरण न्यायाधिकरण का गठन किया गया है हमारे यहाँ। आ रहा बात समझ में? तो ये सब चीज का गठन किस आर्टिकल के तहत होगा देश में जल्दी बताओ। 323 का के तहत होता है, जिसका हम बात करें कौन से भाग में है बोलेंगे तो भाग 14 का आपको यहाँ से याद रखना है। बस इतना ही है भाग 14 का। आ रहा है यहाँ तक समझ में? आए ना? आगे बढ़े। ठीक। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा भाग है वो है भाग 15।
चलो भाग 15 में आर्टिकल हम देखेंगे तो ये चालू होगा 324 से 329 तक। 324 से कहाँ तक है? 329 तक। और इसका संबंध हम बात करें किससे है? भाग 15 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका निर्वाचन से। किससे बता दो? निर्वाचन, या हम बोल सकते हैं ये पूरा रिलेटेड होगा चुनाव से संबंधित। क्या बताओगे? चुनाव से संबंधित, या हम इलेक्शन कमीशन वगैरह जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी भाग 15 के अंदर होगा। समझ आ पा रहा है? तो भाग 15 में देख लो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आते बता दो एक बार। 324 से 329। भाग 15 किससे संबंधित है बोलेंगे तो निर्वाचन या चुनाव से संबंधित आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो तो इसमें से देख लो जो हम प्रमुख अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम अनुच्छेद देखते हैं भाग 15 के अंदर, वह है आपका अनुच्छेद क्रमांक 324। क्या है जल्दी बता दो? अनुच्छेद क्रमांक क्या बता दो? 324। तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि इस आर्टिकल में भारत देश के किस टॉपिक को लेके चर्चा किया गया है। आ रहा बात समझ में? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किसकी चर्चा है बोलेंगे तो आपको बताना है इसकी, इसमें है आपका चुनाव आयोग की चर्चा है। चुनाव आयोग। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो अनुच्छेद 324 में किसकी चर्चा की गई है? चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। अब चुनाव आयोग की चर्चा 324 में किया गया है, मतलब चुनाव आयोग किस प्रकार का, अगर हम बात करें चुनाव आयोग एक प्रकार का, मतलब संवैधानिक हिसाब से हम देखेंगे पूरा संविधान में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है ना? अगर हम बात करेंगे सबसे पहले चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? ठीक है ना? अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950। कब किया गया था जल्दी बताओ? 25 जनवरी 1950। इसीलिए देखना 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। क्यों मनाते हैं जल्दी बताओ? क्योंकि इस दिन किसका गठन किए थे? चुनाव आयोग का गठन किए थे। किस आर्टिकल के तहत? 324 के तहत इसका पूरा गठन हुआ था। समझ आ पा रहा है? है ना? आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के अंतर्गत जब इसका गठन हुआ था उस समय चुनाव आयोग के अंतर्गत एक मुख्य रूप से हम बात करेंगे सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, ठीक है ना, जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते थे। क्या बोलते थे? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो प्रारंभ में अगर हम बात करें चुनाव आयोग के अंतर्गत कितने सदस्य होते थे तो आप बता दोगे एक सदस्य। क्या बता दोगे? एक सदस्य। चुनाव आयोग पहले एक सदस्यीय निकाय होता था प्रारंभ में। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन आगे चल के फिर इसमें कुछ संशोधन करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो इसमें किया गया 61वां नंबर का संविधान संशोधन, संसद के द्वारा 61वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 89 में कब हुआ था? 1989 में संशोधन किए और इसको बना दिए 3 सदस्यीय निकाय। क्या बना दिए? 3 सदस्यीय। मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं जल्दी बता दो? 3 सदस्य। क्वेश्चन आता है कि चुनाव आयोग में वर्तमान में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, जिसमें से एक रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 रहेंगे निर्वाचन आयुक्त। समझ आ पा रहे हैं? और स्टार्टिंग में केवल क्या होता था जल्दी बताओ? एक सदस्य, जिसको हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते थे। समझ आ पा रहे हैं? और सिंपल क्वेश्चन आता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है यह एक प्रकार का संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? क्योंकि इसकी चर्चा 324 में है। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना? चलो 61वां संशोधन की एक और विशेषता मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला तो क्या किया गया, चुनाव आयोग जो एक सदस्यीय निकाय था उसको कितना सदस्य बना दिए? 3 सदस्यीय निकाय बना दिए थे। ठीक है? इसी संशोधन के तहत एक काम और याद रख लेना जो चुनाव से ही रिलेटेड है, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इसी संशोधन के तहत ये किया गया था जो मतदाताओं की जो आयु होता था, मतदाताओं की आयु पहले, इससे पहले अगर हम बात करें 89 से पहले 21 वर्ष होता था। कितना वर्ष होता था? 21 वर्ष। 21 वर्ष का उम्र जिसको हो गया होता वो मतदान कर सकता था। लेकिन इस संशोधन के तहत 21 वर्ष से आयु कम किया गया और किया गया 18 वर्ष। कितना किया गया जल्दी बता दो? 18 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है।
कि पहले मतदाताओं की आयु कितना होना चाहिए न्यूनतम, न्यूनतम पहले कितना था 21 वर्ष, इस संशोधन के तहत इसको कम करके कितना कर दिए 18 वर्ष। आया बात समझ में? तो ये भी यहां से याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? देखो इस सिंपल अगर हम बात करें, वोट देने का जो हमारा अधिकार है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? प्लस संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक। प्लस संविधान में तो लिखा है ना? आ रहा बात समझ में? तो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत किस अधिकार में आएगा? तो राजनीतिक। क्या बताओगे? राजनीतिक अधिकार है हमारा मतदान करने का जो अधिकार है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? है ना? अब बात करेंगे जो 3 सदस्य वाले जो निर्वाचन आयुक्त होंगे, और इससे पहले क्या होते थे, 1 सदस्य निकाय होते थे। तो इनको लेके कुछ पॉइंट आपको और याद रखना है, जैसे कि निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, तो ये जो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो अगर हम बात करें वर्तमान में, अगर देखें तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 क्या होते हैं? निर्वाचन आयुक्त होते हैं अन्य में। समझ में आ रहा है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है अगर बोलेंगे तो आपको बताना है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ आ पा रहा है ना? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। मतलब दोनों कर ले सकते हैं, मतलब जो भी निर्वाचन आयुक्त होंगे नियुक्ति कौन करेगा जल्दी बता दो? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो बता दोगे प्रधानमंत्री से। किससे सलाह लेगा जल्दी बता दो? प्रधानमंत्री से सलाह लेके करता है। यहां तक क्लियर है सबका? तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य हो चाहे अन्य हो, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किससे सलाह लेके करता है बोलेंगे तो? किससे सलाह लेगा? प्रधानमंत्री से क्या लेगा? सलाह। क्लियर है यहां तक सबका? अगर हम बात करें इसके अलावा भारत का जो प्रथम, भारत का क्या बोल रहा हूं मैं, प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त था उसका नाम पूछा जाता है। तो भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? कोई बता सकता है? भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो उस व्यक्ति का नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है जल्दी बता दो? सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि भारत का प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन है, जल्दी बता दो? सुकुमार सेन। ठीक है। और वर्तमान में हमारा निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रमुख मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में? हाँ, राजीव कुमार। सुशील चंद्र उससे पहले था क्या? सुशील चंद्र। अभी कौन है? राजीव कुमार। तो देख लेना, ये चेंज होते रहते हैं, करंट अफेयर का मामला है, ठीक है ना? ये चीज आपको देखते रहना कि अभी कौन है? राजीव कुमार। आ रहा बात समझ में? पहले कौन, स्टार्टिंग प्रथम कौन था जल्दी बताओ? सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है जल्दी बताओ? राजीव कुमार। क्लियर ना तक सबका? है ना? चलो अब देखो ध्यान से, निर्वाचन आयुक्त में देखो एक क्या होता है हमारा, जल्दी बता दो? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगर हम बात करें तो 2 अन्य होते हैं और उन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बात यह आता है कि यह इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए किया जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है ना? तो चाहे वो मुख्य हो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयुक्त, या 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है जल्दी बता दो? 6 वर्ष होता है। लेकिन 6 वर्ष अगर हम बात करें, 6 वर्ष पहले तो अगर 6 वर्ष तब काम आएगा जब उनका उम्र 65 साल या 62 साल नहीं हुआ है तब। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक या 62 वर्ष की आयु तक, ये दोनों देखो क्या होगा हमारा। समझ आ रहा है? मतलब जो 3 सदस्य जो निर्वाचन आयुक्त है, समझ आ पा रहे हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। ठीक है। लेकिन मान लो 6 साल नहीं हुआ, लेकिन मान लो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 65 साल कंप्लीट हो गया तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, है ना? और अगर हम बात करें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका 62 ईयर देखा जाता है। मुख्य वाले के लिए कितना देखेंगे? 65। और अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 65। समझ आ पा रहा है? और दोनों के लिए एक साथ कितना दे सकते हैं? 6 साल
दोनों के लिए सेम है। समझ आ पा रहा है? अगर उम्र नहीं हुआ है उनका ज़्यादा तो 6-6 साल तक रह सकते हैं। लेकिन मान लो 6 साल, मान लो 50 साल में ही बने, सॉरी 50 बोलता हूँ, मान लो 60 साल की उम्र में बनते हैं। कितने साल की उम्र में? 60। तो 60 साल की उम्र में बने हैं तो उन लोगों के लिए 6 साल वाला काउंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो 65 साल और 62 साल को क्रॉस कर लेंगे। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए उस समय ये उम्र वाला देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो ये 6 वर्ष वाला कब देखेंगे? जब उनका एज कम है। लेकिन मान लो एज ऐसा आ चुका है कि जो 65 या 62 को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस समय 6 साल को ना देख के ये एज को हम देखेंगे। दोनों क्लियर सबका? तो दोनों के लिए 6-6 साल है, लेकिन मुख्य लिए एज कितना रखा गया है? 65 साल। और दो अन्य के लिए 62 ईयर रखा गया है। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? है ना? अब बात यह आता है कि ये जो इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ, चलो बताओ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या दो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ऐसा कभी मत बोलना, ये शपथ ही नहीं लेते हैं, पहली बात। कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में देता है। समझ आ रहा है? याद रहेगा सबको। तो क्या निर्वाचन आयुक्त शपथ लेते हैं क्या? तो नहीं लेते हैं, एकदम सिंपल रट लो। कथन निष्कर्षण देखना, कोई भी शपथ लेंगे क्या? जल्दी बताओ। नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं इनका त्याग पत्र को लेके। त्याग पत्र, तो त्याग पत्र यह किनको दे सकते हैं? दोनों ही। तो त्याग पत्र किनको दे सकते हैं? जल्दी बता दो। राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर इनको हमको हटाना है, अगर इनको हमको क्या करना है? पद से हटाना है, तो उसके लिए इस पर क्या लाया जाएगा? तो इन पे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाते हैं। महाभियोग। अगर हटाना है तो क्या करेंगे? जल्दी बता दो। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो फिर से एक बार देख लो। अनुच्छेद 324 में कौन से आयोग की चर्चा है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग? पहली बार चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। प्रारंभ में इस निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते थे? एक सदस्य। लेकिन 61वां संशोधन 1989 के तहत कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य। इसी संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिए? 18 वर्ष। इसमें देखो 3 सदस्य में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो क्या होंगे? अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे। उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी कौन है? राजीव कुमार। कार्यकाल कितना होता है तीनों का? 6 साल। लेकिन मुख्य का 65 साल रिटायरमेंट का वर्ष है, और 62 साल अन्य निर्वाचन आयुक्त को लेंगे। इनको शपथ दिलाया जाता है क्या? तो नहीं। त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। पद से हटाना है तो क्या करेंगे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला सकते हैं। क्लियर सबके यहाँ तक? है ना? चलो, ये जो हटाने वाला जो प्रोसेस है ना, ये किसके लिए काम आता है? महाभियोग वाला वो मुख्य के लिए काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, उनको यदि हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया हम ला सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन मान लो ये दो अन्य लोग जो हैं, इनको हटाना है, तो कौन हटा सकता है? तो इनको हटा सकता है राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? और राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर हटाएगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर। समझ आ पा रहा है जो बोला मैं? अगर इनको हटाना है, दो लोग जो अलग से हैं, समझ आ पा रहे? इनको हटाना है तो हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसकी अनुशंसा पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर इनको हटाया जा सकता है। लेकिन इसको हटाना है मेन वाले को, तो क्या करेंगे? क्या लाएंगे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला सकते हैं। दोनों प्रोसेस क्लियर है? हटाने वाला है ना? अब बात आता है कि ये देश में जो चुनाव आयोग है केंद्रीय स्तर का, अनुच्छेद 324 के तहत, तो यह कौन कौन सा चुनाव करवाता है देश में? क्वेश्चन आता है। तो ये जो चुनाव आयोग है, जो कौन कौन सा चुनाव अगर कराता है बोलेंगे, तो सबसे पहले बताओगे राष्ट्रपति का चुनाव। किसका चुनाव? जल्दी बता दो। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। ठीक है ना? समझ आ पा रहा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। क्लियर है सब सबका? आता? इसके अलावा आपका विधानसभा
और विधान परिषद। क्लियर है सबका? तो इतना चुनाव इनको कराना है देश में। समझ आ पा रहा है? फिर से देख लो क्या क्या, जल्दी बताओ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे। दूसरा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जहां जहां है। विधान परिषद पढ़ा दिया हो ना? कितने राज्य में विधान परिषद, एक बार डिस्कस कर लो। 6 राज्यों में। कितने राज्य में? 6। ट्रिक भी बताया था। ट्रिक क्या था? बी कुमत। क्या था आपका? ये था ना बी कुमत। बी से बिहार, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। तो यही इतने ही ऐसे स्टेट है जहां क्या है, जल्दी बताओ, विधान परिषद। तो वहां भी चुनाव निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करवाएगा केंद्रीय स्तर का। तो और कौन सा चुनाव बच गया बताओ? राज्य में कौन सा चुनाव? एक हो गया हमारा पंचायत चुनाव हो गया। कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव हो गया। और बताओ? नगर पालिका का जो चुनाव होता है, नगर पालिका, इसका जो चुनाव होता है, तो ये सब चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। देखो निर्वाचन आयोग में हम दो लेंगे, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाएगा भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाएगा? पंचायत चुनाव और नगर पालिका वाला, नगरीय निकाय। समझ आ पा रहा है? ये सब चुनाव करवाता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 324 खत्म। जिसमें पूरे इस अभी तक हम जो देख रहे थे वो पूरी जानकारी किस आर्टिकल में हम देख रहे हैं, जल्दी बता दो। 324 में। इतना सब चीज आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो इसके बाद देख लो, हम जो भाग 15 पढ़ रहे हैं उसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 324 से लेकर 329 तक। तो बीच के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट वाले में हम सीधा याद करेंगे आर्टिकल नंबर 327। क्या याद रखना है? आर्टिकल नंबर क्या बता दो? 327 का डिस्कशन करना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है 327 में। आ रहा बात समझ में? तो आर्टिकल नंबर 327 में जो बात कही गई है, इसमें पहला चीज ये लिखा है कि अगर हम देखें यहां पर, संसद एवं राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल जो है, देख लो क्या लिखा है, संसद एवं राज्य विधानमंडल निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी मतलब राज्य, संसद एवं राज्य विधानमंडल के, एक गलत हो गया है, संसद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन कौन आएंगे, जल्दी बताओ। संसद में कौन कौन से सदन आएंगे? लोकसभा और क्या बता देंगे, राज्यसभा। विधानमंडल में कौन कौन सा सदन आता है? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है ना? तो संसद के चुनाव के अंतर्गत ये दो चुनाव हम देखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति वाला भी आता है। ठीक है ना? इसमें हम बात करेंगे तो विधानसभा और क्या बता देंगे, विधान परिषद। तो संसद एवं विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी अगर कुछ कानून बनाना है, क्या बनाना है, कानून, तो कानून बनाने का अधिकार किनके हाथ में है? तो कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद। किस अनुच्छेद में यह लिखा है? 327 में लिखा है। सिंपल सा मामला है। क्लियर सबका? तो अनुच्छेद 327 क्या है, एक बार जल्दी से डिस्कस कर दो। तो संसद एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित कुछ निर्वाचन अगर करवाना है तो उसके संबंध में कानून कौन बना सकता है? केवल संसद बना सकता है, विधानमंडल नहीं बनाएगा। समझ आ पा रहा है? है ना? क्लियर सबके यहाँ तक? चलो, लेकिन इसी के अंतर्गत अगर हम आगे और देखते हैं तो इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 328। अनुच्छेद क्या बोल रहा हमें? 328। इसमें देखो क्या चीज की चर्चा है, दोनों ही लगभग सेम है,
लेकिन अनुच्छेद 328 में लिखा है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल से संबंधित, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित, के निर्वाचन से संबंधित अगर कुछ कानून बनाना है, कुछ क्या बनाना है, कानून, तो राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है, राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। तो यह परमिशन किस आर्टिकल के तहत उनके पास है, 328। 327 में यह बोला है कि संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगा, उसके अधिकार में जो आता है। 328 में ये लिखा है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित जो कानून है वो विधानमंडल बना सकता है, उनके जो भी मामले हैं, जो भी विषय है उसके संबंध में। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में अगर परिसीमन करना है, क्या करना है, परिसीमन, तो परिसीमन कौन करेगा, तो परिसीमन करेगा संसद। कौन करेगा, जल्दी बताओ, संसद। अगर निर्वाचन क्षेत्र को क्या करना है, परिसीमन करना है, और परिसीमन से संबंधित कुछ कानून बनाना है तो कौन बना सकता है, संसद। निर्वाचन से संबंधित अगर कानून बनाना है तो विधानमंडल बना सकता है, लेकिन परिसीमन के मामले में अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, संसद। किस आर्टिकल के तहत, 328 के तहत। समझ आ पा रहा है दोनों आर्टिकल। चलो 327 में क्या लिखा है, जल्दी बताओ। संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित कानून सदैव कौन बनाता है, संसद। लेकिन 328 में यह भी लिख दिया है कि विधानमंडल से संबंधित निर्वाचन के संबंध में अगर कानून बनाना है तो विधानमंडल भी बना सकता है, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आएगा। समझ आ पा रहा है। लेकिन परिसीमन के संबंध में कानून बनाना है कि क्षेत्रों के हेर फेर, कम ज्यादा, सीटों का बढ़ाना घटाना, ये सब चीज किस में आता है, परिसीमन में। तो ऐसा कानून केवल कौन बना सकता है, संसद। आ रहा समझ में। और अगर हम देखेंगे तो 2026 तक, कब तक, जल्दी बता दो, 26 के बाद जो पहली जनगणना होगा उसके बाद हम क्षेत्रों का क्या करेंगे, परिसीमन करेंगे और सीटों का वृद्धि कर सकते हैं। समझ आ रहा है। कब तक के लिए रोक दिए गए हैं संसद के द्वारा, 2026 तक के लिए रोक दिया गया है परिसीमन को। समझ आ पा रहा है, क्लियर है सबके यहाँ तक। आगे बढ़े, चलो चलो इसमें देखते हैं भाग हमारा जो 15 जो चल रहा है, इसका अंतिम जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्रमांक 329। क्या है, जल्दी बता दो, अनुच्छेद क्रमांक क्या है, 329। संविधान में टोटल अनुच्छेद है कितने, 395। कहाँ पहुंच चुके हो, तो समझ आ गया होगा, अब ज्यादा कुछ नहीं है, जितने भी है थोड़े बहुत मामले पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद मेन क्या है, आपातकाल के बारे में मेन पढ़ना है। आपातकाल हो गया, और जो राष्ट्रीय दल है वो सब इसमें आएगा आपका। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ है, ज्यादा कुछ अब नहीं रह गया है। चलो अब हम क्या देखेंगे, जल्दी बता दो, 329। चलो 329 में देखो क्या लिखा है। 329 के अंतर्गत ये बताया गया कि संसद या विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है ना। तो संसद या विधानमंडल द्वारा अगर कुछ कानून बनाया गया है, कुछ क्या बनाया गया है, कानून, निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में, जल्दी बता दो, निर्वाचन, ठीक है ना। तो क्योंकि हम निर्वाचन वाले ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो संसद भी कानून बना सकता है, किसके तहत, 327 के तहत। विधानमंडल भी कानून बना सकता है 328 के तहत। अगर कुछ कानून बनाता है निर्वाचन को लेके, तो अगर हम बात करें निर्वाचन को लेके, अगर हमको कुछ गलत लगता है तो उसके लिए क्या बताओ, हम लोग न्यायालय में कुछ याचिका लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, निर्वाचन के कानून को लेके। तो याद रखना कि नहीं कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। किस प्रकार के कानून को, निर्वाचन के संबंध में कुछ कानून यदि बनाया जाता है, चाहे वो संसद बनाए चाहे विधानमंडल बनाए। समझ आ पा रहा है। इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं क्या, तो नहीं दे सकते हैं। ये सिंपल याद रखना। किस आर्टिकल में लिखा है, 329 में लिखा है। समझ आ पा रहे कि नहीं, क्लियर सबके यहाँ तक।
तो 329 में इतना आपको याद रखना है। आए बात समझ में? आए ना? चलो, अब इसके बाद हम कुछ अन्य जानकारी याद रखते हैं जो निर्वाचन के बारे में है। किसके बारे में है? तो निर्वाचन के बारे में कुछ अदर हम जानकारी यहाँ पर देखते हैं, जिसको मैं अलग से लिख देता हूँ, नोट पॉइंट करके अपन यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी है। जैसे क्वेश्चन आता है कि जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जल्दी बताओ। जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी तो होता है आपका कलेक्टर, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये जो होता है जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है बोलेंगे तो डीएम या कलेक्टर, आपको याद रखना है। क्लियर सबका? है ना? अच्छा, कुछ क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयोग जो होता है चुनाव करवाने के अलावा और क्या क्या काम करवाता है? तो इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करवाएगा। मतदाता सूची ये कौन तैयार करता है जल्दी बता दो? तो निर्वाचन आयोग ही करता है। इसके अलावा आपका वोटर कार्ड होता है वोटर कार्ड्स, ये सब चीज कौन करवाएगा जल्दी बता दो? कौन रेडी करवाता है? निर्वाचन आयोग। इसके अलावा और आचार संहिता, आचार संहिता ये कौन लागू करवाता है जल्दी बता दो? निर्वाचन आयोग, है ना? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दलों को मान्यता प्रदान करना, दलों को क्या बता दो? मान्यता प्रदान करना। तो इस टाइप के इनके अलग से और बहुत सारे काम हो सकते हैं। समझ आ पा रहा है? ठीक है ना? चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, तो ये भी सब काम हो सकते हैं किनका बता दो? निर्वाचन आयोग के। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? है ना? तो जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर। चुनाव आयोग का और क्या क्या काम बताओगे जल्दी बताओ? मतदाता सूची बनाएंगे, वोटर कार्ड बनवाना है, आचार संहिता लागू करवाना, दलों को क्या करना? मान्यता प्राप्त देना, जैसे क्षेत्रीय दल है कि राष्ट्रीय दल है, इस मामले में चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये सब भी आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? और जब भी देखो वोटर लिस्ट जो बनाया जाता है तो वोटर लिस्ट के बारे में ये भी याद रखना कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का, अगर हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से आधार पर भेदभाव नहीं होता लिस्ट में नाम जोड़ने को लेके। समझ आ पा रहा है? तो कभी भी याद रखना धर्मों को लेके ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आप इस धर्म के हो, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डालेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। समझ आ पा रहे हैं? साथ ही साथ आप बताओगे लिंग के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। तो धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम न, मतलब नाम न जोड़ सकती हो, या नाम मतलब जोड़ना या हटाना, ये जो मामला इस आधार पे कभी नहीं हो सकता कि इसका नाम नया जोड़ दो ये धर्म का है, इसका नाम हटा दो। समझ आ रहा है? तो नाम को जोड़ना या हटाना, इस मामले को लेके कौन सा आधार कभी नहीं हो सकता है? धर्म और लिंग कभी नहीं हो सकता है। समझ आ पा रहे हैं? बाकी कुछ भी आधार ले सकते हैं, नाम लिस्ट में है या नहीं ऐसा वाला, लेकिन कौन सा आधार नहीं ले सकते जल्दी बता दो? कि धर्म या लिंग के आधार पर नाम को ऐड करना, ये ऐड है तो हटा देना, ये काम कभी नहीं होगा। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर है अब तक सबका? अच्छा, ये आचार संहिता हम जो लिखे ये क्या होता है बताओ जल्दी से? आचार संहिता किसे कहते हैं? हम्म, हाँ, नहीं देखो, चुनाव आचार संहिता का मतलब सीधा ये होता है चुनाव से संबंधित जो नियम कानून है, नियम कानून, उसी को ही हम आचार संहिता बोलते हैं। और उस नियम कानून का पालन जो भी चुनाव लड़ रहा हो या चुनाव से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होंगे उसको उनका पालन करना होगा। जैसे प्रचार प्रसार को लेके कितना घंटा पहले बंद करवा देना है, या और जो भी नियम होता है, तो चुनाव से संबंधित जो नियम कानून होते हैं उसी को ही एक शब्द में क्या बोलते हैं? आचार संहिता इस दिन से लागू हो गया है, और चुनाव के जितने नियम हैं उससे रिलेटेड जो व्यक्ति होंगे उसको उनका पालन करना होगा। समझ आ पा रहे हैं? तो आचार संहिता क्या है सबको समझ में आ रहा है? और इसी नियम कानून में एक लाइन लिखा होता है, नियम कानून में बहुत सारा लाइन लिखा होता है, उसमें से एक लाइन पक्का आता है कि चुनाव होने से कितना दिन कितना घंटे पहले
प्रचार प्रसार को बंद कर दिया जाता है? तो आंसर बताओगे 48 घंटे पहले। कितना घंटा पहले? 48 घंटा पहले क्या कर देंगे? बंद। 48 मतलब कितने दिन पहले? 24 दूनी क्या होता है? 48, तो 2 दिन पहले। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर प्रचार चलते रहता है, घर घर जाके जो जाते हैं क्या? नहीं नहीं, लेकिन घर घर जाके, हाँ, जो माइक वाइक में जो चलते रहता है वो पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उतना मतलब दिखा के नहीं करना होता है, ऐसा भी रहता है एकदम। 48 घंटा पहले मतलब जो जो भी लाउड स्पीकर में जो चलते रहता है आजकल, देखेंगे डीजे वीजे लगा के एकदम, तो वो सब चीज़ क्या कर देंगे? बंद। कितना घंटे पहले, जल्दी बताओ? 48 घंटे पहले। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, जैसे कोई सदस्य है जो चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव मान लो जीत भी गया। चुनाव क्या हो गया, जल्दी बता दो? जीत गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो सदस्य जो चुनाव लड़ा है, वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था। क्या था, जल्दी बता दो? अयोग्य। लेकिन किसी भी तरीके से इसका नाम दे दिया गया और चुनाव लड़ भी लिया, और चुनाव क्या हो गया? जीत गया। समझ आ रहा है? तो इसकी सूचना कौन किसको देगा? जल्दी बताओ। कोई सदस्य चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या है? अयोग्य है। तो इसकी सूचना कौन किसको दे सकता है? जल्दी बताओ। हाँ, नहीं, इसकी सूचना देखो ध्यान से, जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग तो होता है ना जो चुनाव करवा रहा है, इसके पास पहले नाम जाएगा। समझ आ पा रहा है? अगर मान लो केंद्रीय चुनाव है, तो इसकी सूचना हम राष्ट्रपति को पहले देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। क्योंकि सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जब कभी भी मामला आ जाता है, तो इसका निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति। ये पहले आप लोग पढ़ चुके हो। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो राज्य स्तर वाला है, तो ये सूचना किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। किसके पास जाएगा, जल्दी बताओ? राज्यपाल के पास जाएगा, और उसका वह निपटारा करता है। और ये निपटारा किसके, अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर यह काम करता है। किसके सलाह पर? और राज्यपाल भी किसके सलाह पर? निर्वाचन आयोग। क्योंकि वो चुनाव करवा कौन रहा है पहले ये देखेंगे। और हम पहले देख चुके हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है, सांसदों का भी चुनाव करवाता है और विधायकों का भी चुनाव करवाता है। तो विधायकों का चुनाव है तो किसके पास? राज्यपाल। और सांसद चुनाव है तो राष्ट्रपति के पास इसकी सूचना सबसे पहले जाएगा। और सूचना कौन किसको देता है, सबको क्लियर है? तो निर्वाचन आयोग इन दोनों को देगा। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फिर से देख लो। जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर। निर्वाचन आयोग का काम समझ गया। और क्या क्या काम होगा? आचार संहिता मतलब क्या होता है? चुनाव से संबंधित कानून। इसी कानून के लिस्ट में एक जो लाइन लिखा होता है, इसको याद रखना है, जो क्वेश्चन आता है। कितना घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर देते हैं? 48 घंटा पहले। किस आधार पर नाम को जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता? धर्म या लिंग के आधार पर। अगर सदस्य चुनाव जीत चुका है, लेकिन वह चुनाव लड़ने के लिए क्या था? अयोग्य, तो इसकी सूचना कौन किसको देता है? निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को सूचना देगा। क्लियर सबके यहाँ तक? चलो, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो रहेगा निर्वाचन का नियंत्रण कैसे होता है, किस टाइप से पूरा मैनेज होता है पूरा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? निर्वाचन के बारे में भी बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो निर्वाचन का हम देखेंगे नियंत्रण। निर्वाचन का क्या देखना है? नियंत्रण। ये पूरा कैसे होता है देश भर में, कैसे कैसे चलता है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो निर्वाचन का नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से पद होते हैं उसको पहले मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ याद रखना है, जिसमें से एक होता है मुख्य रूप से, जिसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएम। क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ? डीएम, ठीक है। दूसरा जो हम देखेंगे, इसके अंदर जो होता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर। शॉर्ट में लिख दो, समझ जाओगे। आरओ जिसको हम बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। कौन होंगे, जल्दी बताओ। मतलब कौन कौन पूरे मिल के चुनाव का नियंत्रण करने वाले हैं, समझ में आ रहा है? तो पहले क्या बताओगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे जो होता है उसको अपन बोलते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो?
प्रेसिडिंग ऑफिसर, पीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओ। पीओ मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? प्रेसिडिंग ऑफिसर, इसको लिख देता हूं मैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर, क्योंकि एक पीओ करके और मिलेगा आपको। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य रूप से पोलिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? पोलिंग। तो दोनों कंफ्यूजन मत होना, एक क्या होता है जल्दी बताओ? प्रेसिडिंग ऑफिसर, और एक क्या होता है? पोलिंग ऑफिसर। क्लियर सब क्या होता है ना? इसके बाद और देखते हैं इस चुनाव नियंत्रण में कौन कौन कब किसका किसका पूरा भागीदारी होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर सबका? इसके बाद होता है आपका पोलिंग एजेंट। क्या होता है जल्दी बता दो? पोलिंग एजेंट। पीए। समझ आ रहा है क्या होगा जल्दी बताओ? पोलिंग एजेंट। इतना आपको याद रखना है। क्लियर सबके यहाँ तक? है ना? इसके बाद देखो और कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे कि एक होता है सेक्टर मैनेजर करके। क्या होता है आपका? सेक्टर मैनेजर। क्लियर सबका? है ना? तो ये छह चीज आपको यहाँ से याद रखना है। कितने बता दो? छह। तो सबसे पहले क्या बता दो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेके देखो आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में क्या याद रखना है कि जिला में निर्वाचन का दायित्व किसके हाथ में होता है? निर्वाचन पूरा करवा के देना किसको है? डीएम को। निर्वाचन का पूरा दायित्व किसके हाथ में है? डीएम के पास होता है। और ये जो डीएम जो होता है अपने क्षेत्र को, या तो हम बात करेंगे 4 या 5, जो भी उसको लगे, 4 या 5 निर्वाचन खंड में बांट देता है। 4 या 5 निर्वाचन खंड में बांट देगा। और पांचों अगर मान लो हम लेके चलते हैं कि जिले को अगर 5 निर्वाचन खंड में बांट चुका है, तो उस पांचों निर्वाचन खंड को संभालने के लिए एक एक आपका रिटर्निंग ऑफिसर का नियुक्ति करता है। एक एक जगह किसका नियुक्ति करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है जल्दी बताओ? कलेक्टर। यहां तक क्लियर सबका? तो डीएम जो होता है, चुनाव का पूरा दायित्व किसके हाथ में होता है जल्दी बताओ? डीएम के पास। डीएम अपने क्षेत्र को कितने उपखंड में बांट देगा? 5 जो है निर्वाचन खंड में बांट देता है। और मान लो 4 भी हो सकता है, कहीं के 5 भी हो सकता है, वो जिला बड़ा या छोटा उसको देखते हुए करते हैं। और ये पांचों जगह किसकी नियुक्ति करेगा जब बताओ? डीएम रिटर्निंग ऑफिसर की क्या करता है? नियुक्ति। यहां तक क्लियर सबका? है ना? और जो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं ये बताएंगे, एक जो खंड होते हैं उसका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। समझ आ पा रहे हैं? किसी भी एक एक खंड के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी में कौन होगा जल्दी बताओ? रिटर्निंग ऑफिसर, जो डीएम के अधीन कार्यरत होते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? है ना? और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर और छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, उसको संभालने के लिए किनकी नियुक्ति होती है जल्दी बता दो? प्रेसिडिंग ऑफिसर की। किसकी नियुक्ति होता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर कौन काम करते हैं? प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? और प्रेसिडिंग ऑफिसर, एक जैसे कि प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होता है ये किसके अधीन होता है बोलेंगे तो आरओ के अधीन कौन होगा? पीओ। यहां तक समझ आ रहा है? ये जो एक पोलिंग बूथ जो होता है, एक पोलिंग बूथ, ठीक है ना, तो एक पोलिंग बूथ का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडिंग ऑफिसर। कौन होता है आपका? प्रेसिडिंग ऑफिसर। बात समझ पा रहे हो? तो फिर से देखो, डीएम जो है अपने क्षेत्र को 5 खंड में बांट दिया, पांचों खंड के लिए एक एक किसकी नियुक्ति कर दिया? रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर कई सारे बूथ होते हैं। समझ आ रहे हैं? और एक एक बूथ में फिर एक एक अधिकारी बैठेगा वहां, एक एक बूथ में, और उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिडिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है? और प्रेसिडिंग ऑफिसर के अंदर जो होते हैं वो होता है आपका पोलिंग ऑफिसर। कौन होता है जल्दी बता दो? अब पोलिंग ऑफिसर के भी ना अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग से। जैसे अगर मान लो पोलिंग ऑफिसर अगर कोई 1 है, मतलब 3 कैटेगरी, तो पोलिंग ऑफिसर 1, अगर पोलिंग ऑफिसर सेकंड कैटेगरी वाला, पोलिंग ऑफिसर थर्ड कैटेगरी। समझ आ पा रहा है ना? तो पोलिंग ऑफिसर जो 1 होता है वो किस चीज की जांच करता है? तो जब भी कोई व्यक्ति चुनाव के लिए जब जाता है तो उसका आईडी को जो मिलाने का काम होता है वो पीओ 1 का होता है। किसका होता है बताओ? पीओ 1 का काम क्या होता है? आईडी को मैच करना। ठीक है ना? कि जो आईडी जब दिखाते हैं ना अपन, उसको पूरा मैच करके कौन देगा? आपका पीओ 1।
पोलिंग बूथ के अंदर, समझ आ रहा है ना। फिर होगा दूसरा नंबर जो आईडी का जो नंबर है, आईडी का क्या बता दो, नंबर, मतलब आईडी का जो नंबर है इसको नोट करके, ठीक है ना, उंगली में जो स्याही लगाता है, क्या लगाता है आपका, स्याही, ये लगाने का काम किसका होता है, PO2 का, पोलिंग ऑफिसर 2 का। समझ आ पा रहा है यहाँ तक, है ना। और जो ईवीएम में क्या बता दो, ईवीएम में क्या होता है, पावर सप्लाई बार बार देना होता है। जैसे एक आदमी जाएगा पावर सप्लाई देगा, चुनाव डालेगा, फिर निकलेगा, समझ आ पा रहे हैं। फिर पावर सप्लाई देने के लिए एक आदमी अलग से होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो, PO3। तो एक बूथ में 3 प्रकार के पोलिंग ऑफिसर होते हैं, क्या क्या जल्दी बताओ। PO1 का काम बताओ क्या होता है, आईडी की जांच पूरा करेगा। PO2 का आईडी नंबर नोट करेगा, जांच करेगा और स्याही लगाएगा, समझ आ पा रहा है। और ईवीएम में पावर सप्लाई देने के लिए कौन होता है, PO3 ईवीएम को पावर सप्लाई देता है ये लगातार, समझ आ पा रहा है ना। तो ये इस टाइप के पूरा सिस्टम पूरा बने होते हैं, यहाँ तक क्लियर सबका। एक होता है आपका पोलिंग एजेंट जो होता है, ये क्या होता है भाई, तो जो चुनाव लड़ रहा जो नेता होता है उसका जो सबसे करीबी व्यक्ति होता है वो वहां बैठा होता है, समझ आ पा रहा है, उसी क्या बोलते हैं, पोलिंग एजेंट। आ रहा बात समझ में, है ना। और जब पूरा चुनाव खत्म हो जाता है, जब पूरा चुनाव क्या हो जाता है खत्म, तो मशीन को एक साथ जमा करके पुलिस की सुरक्षा में, मतलब मुख्य रूप से, एक मिनट, मतलब ये चुनाव पूरा खत्म हो गया, और इसका बात अभी बाद में बता रहा हूँ। अभी तक हम क्या देखे, डीएम के अंदर कौन होगा, आरओ, आरओ के अंदर पीओ, पीओ में क्या होगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो बूथ का प्रमुख होगा। और प्रेसिडिंग ऑफिसर के अंदर पोलिंग ऑफिसर आते हैं जो कितने कैटेगरी होंगे, 3, समझ आ पा रहे हैं। और एक पोलिंग एजेंट बैठता है, जो भी चुनाव लड़ रहा होता है, जो नेता होता है उसका करीबी व्यक्ति वहां बैठेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका, है ना। और चुनाव ना जब हो जाता है तो ये पूरा सब चीज को अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, पोलिंग ऑफिसर और प्रेसिडिंग जो ऑफिसर होते हैं सभी ईवीएम को कलेक्ट करेंगे, और पूरा कलेक्ट करके किसको दे देते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि एक एक उपखंड जो बना है उसका मेन हेड कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ में पूरा ईवीएम हाथ रहेगा एक एक खंड का, और इसको फिर पुलिस की निगरानी में उसको, मतलब पूरा सौंपेंगे। ये दोनों जो होंगे किसको सौंपेंगे जल्दी बताओ, पुलिस की निगरानी में रहते हुए किसको सौंप देंगे, रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देते हैं। यहाँ तक क्लियर सबका, है ना। और रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है डीएम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, डीएम की उपस्थिति में एक आपका स्टोरेज रूम होता है ईवीएम को रखने का, वहां पूरा रख देते हैं सील विल बंद करके, समझ आ पा रहा है, हाँ, है ना। ठीक। और मान लो कि इसमें जो आपका एक होता है सेक्टर मैनेजर करके, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या पद होता है, तो ईवीएम मशीन में कभी कुछ तकनीकी समस्या आ गया तो उसकी पूरी जांच करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन सा होता है जल्दी बता दो, सेक्टर मैनेजर। कौन होता है आपका, सेक्टर मैनेजर। तो ये सेक्टर मैनेजर अलग, उसका केवल जहां मान लो ईवीएम में प्रॉब्लम आ गया वहां वो जाएगा और उसकी पूरी जांच करेगा। तो ये 6 जो चीज हम देखें वो सब लोग मिलके किसका नियंत्रण करेंगे, तो निर्वाचन का नियंत्रण इस तरीके से होता है, समझ आ पा रहे हैं। एक एक हम जिला के हिसाब से पढ़ते हैं इसको, समझ आ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी बताओ। तो कौन कौन से होंगे जल्दी बताओ। सबसे पहला डीएम, डीएम के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग के बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग के नीचे पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर की कितने कैटेगरी, 3, PO1, PO2, PO3। PO1 का काम बताओ, आईडी जांच, PO2 आईडी नंबर और स्याही लगाएगा, और PO3 का ईवीएम को पावर सप्लाई देते रहेगा, समझ आ पा रहा है ना। एक पोलिंग एजेंट भी वहां बैठेगा जो चुनाव लड़ रहे उस नेता के तरफ से। क्लियर सबका। कुछ पैसा देते हैं, 300-400 मिलता है शायद कोई बैठे हो, बताओ उधर, शशिकांत, नहीं, चलो ठीक है ना। सेक्टर मैनेजर समझ में आ गया, सेक्टर मैनेजर का काम बताओ। ईवीएम में समस्या आने पर उसको दूर कौन करेगा, सेक्टर मैनेजर। तो इस, हाँ, अच्छा, ये कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने क्षेत्र को कितने खंड में बांटता है। तो हमारे बुक में लिखा है 4 या 5, उस अपने सुविधा अनुसार से 4 भाग में या 5 भाग में अपने क्षेत्र को बांटेगा, और एक एक सब जगह रिटर्निंग ऑफिसर भेजेगा जो पूरा पोलिंग बूथ को संभालते हैं उस क्षेत्र के। और एक एक पोलिंग बूथ में एक अधिकारी बैठेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर। आ रहा बात समझ में यहाँ तक, है ना।
चलो, तो ये हो गया हमारा निर्वाचन का नियंत्रण को लेके जो भी जानकारी। कल हम देखेंगे निर्वाचन कौन कौन से प्रकार का निर्वाचन होता है, जैसे कि आम चुनाव है, कि मध्यवर्ती चुनाव होता है, समझ आ पा रहा है, या उपचुनाव हो गया, ठीक है ना। तो वो 3 प्रकार का चुनाव हम पढ़ेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या होगा कल ही हम देखेंगे। इसके आगे मुख्य रूप से क्षेत्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है, समझ में आ रहा है। अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हमारे देश में है, वो सब चीज़ की जानकारी कल देखते हैं। समझ आ रहा है यहाँ तक, हाँ है ना। चलो, तो आज यहीं तक कर लेना, बाकी कल देखते हैं ना।